बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके डिविजन्स को कवर करेंगे एंड उसकी ब्रांचेस को देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपना आगे लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को समझने से पहले हम साइंस को समझेंगे कि वर्ड साइंस क्या चीज़ है, क्योंकि बायोलॉजी भी इस साइंस की हेडिंग के अंदर आती है। साइंस का मतलब होता है वर्ड बायोलॉजी जो है वो साइंस की हेडिंग के अंदर आता है। अब साइंस क्या चीज़ है? साइंस के मायने हैं किसी चीज़ को जानना, टू नो समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप जानेंगे, उसकी तहकीक करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, तो वो उस चीज़ की साइंस कहलाएगी। अब जैसे कि आप मिसाल के तौर पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी कहलाती है। किसी केमिकल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री कहला रही है। नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ सॉलिड, नॉन लिविंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो फिजिक्स के अंडर आएगा। तो इसी तरह किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो उस सब्जेक्ट की साइंस कहलाएगी, यानी कि आप समझें साइंस पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग फूड का बहुत शौक रखते हैं, तो फूड की हिस्ट्री, फूड की हेल्दीनेस, फूड के बारे में पढ़ना, तो वो फूड साइंस के अंदर आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो अंडर द हेडिंग ऑफ साइंस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नई तहकीक कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में समझ रहे और पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी हेडिंग्स, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ, लैंग्वेजेस हो गई, फूड साइंस हो गई और अदर चीज़ें हो गई, वो सारी की सारी अंडर द हेडिंग ऑफ साइंस में आएंगी। बायोलॉजी क्या चीज़ है? बायोलॉजी है कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, पानी के अंदर मौजूद हैं, ज़मीन के अंदर मौजूद हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर हैं, उनमें जान पाई जाती है, उनकी ज़िंदगी होती है, उनकी मौत होती है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ना। और ये जो बायोलॉजी का वर्ड है ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो इसमें जो बायोज होता है उसका मीनिंग हो गया लाइफ, यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस माने हो गया किसी की चीज़ के बारे में पढ़ना, स्टडी करना। तो हम जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स से स्टडी करेंगे। उसके अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, किस तरह वो सांस लेता है, किस तरह जीता है, ज़िंदा रहने के लिए क्या करता है, वो तमाम चीज़ें जो होंगी वो बायोलॉजी के अंदर आएंगी। साइड में जो आपकी पिक्चर बनी नज़र आ रही है बायोस्फीयर की, इसमें तकरीबन पूरी हमारी अर्थ को दिखाया गया है, जिसमें बायोस्फीयर बोला गया है। तो इस छोटे से टाइनी से पार्टिकल एटम से लेकर पूरे इकोसिस्टम और बायोमा और बायोस्फीयर तक को स्टडी करना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अंडर द हेडिंग ऑफ बायोलॉजी आएगा। फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे, हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज़ें इकोसिस्टम कहलाती हैं, कौन सी चीज़ें मॉलिक्यूलर कहलाती हैं, कौन सी चीज़ें सेल बायोलॉजी कहलाती हैं। और जो सबसे बड़ा क्रिएचर अभी करंटली हमारी दुनिया में प्रेजेंट है वो ब्लू व्हेल है, जो कि अभी सबसे बड़ी ऑर्गेनिज्म है। और सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कोई भी वायरस हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वो हो सकता है। फिर ये 3 मेन डिवीजन है बायोलॉजी के: जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हर वो जानदार आ जाता है, हर वो एनिमल आ जाता है जो कि ज़मीन पे रह रहा है, पानी में रह रहा है या हवा में उड़ रहा है। वो सारी चीज़ें यानी कि एनिमल में आ जाएंगी। और दरख्त हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे बॉटनी में आ जाएंगे। यानी कि बॉटनी में सिर्फ हम प्लांट की स्टडी करेंगे सेपरेटली, जोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल की स्टडी करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में
उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो कि हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी इंस्ट्रूमेंट का एड लेके देखने पड़ते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फिर आती ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम जो हमारी पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी है। वैसे तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे इस कोर्स में सिलेक्टेड ब्रांचेस डाली गई हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी हो गई और एनाटॉमी हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम इसको साथ पढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि वो बाहर से दिखता कैसा है, बाहर से उसकी शक्ल सूरत कैसी है, कैसा चलता है, कैसा भागता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो हम आगे की ब्रांचेस में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा है, वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। एनाटॉमी में आएगा कि वो जब हम उसका कोई बॉडी पार्ट काटेंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट को स्टडी करने के लिए जब हम उसकी बॉडी में कट लगा के उसके अंदर के बॉडी पार्ट को विजुलाइज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो एनाटॉमी कहलाएगा। सेल बायोलॉजी के सिंगल सेल को स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो सेल को ही मॉडिफाइड कर देते हैं और सेल जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है, और टिश्यू मिलके जो है एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो टिश्यू के बारे में स्टडी जो होती है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या फंक्शन हो रहे हैं, उसके अंदर कितने फंक्शन काम कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन वो ह्यूमन बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम अलग चल रहा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ये सारे सिस्टम आपस में एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। इनमें से कोई सा भी एक सिस्टम शट डाउन हो जाएगा किसी भी सूरत में तो वो डिजीज़ कंडीशन कहलाएगी, और अगर उसको सही नहीं किया जाएगा तो अल्टीमेट उस ह्यूमन बॉडी की या उस लिविंग क्रिएचर की डेथ हो सकती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, इस टैक्सोनॉमी में हम रूल डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाएगा कि ताकि हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें। जैसे कि फ्रॉग होता है तो उसका बायोलॉजी में नाम राना टिग्रीना होता है। तो राना टिग्रीना नाम रखने की क्या वजह है कि वजह यह है कि पूरी दुनिया में उसे एक ही नाम से पहचाना जाए, कि पूरी दुनिया में कोई भी बोले भाई राना टिग्रीना हमें चाहिए, हमें देखना है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हर कोई आसानी से उस नाम तक पहुंच जाएगा और आपको वही चीज़ ला के देगा। अगर आप उसकी कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो इंग्लिश में फ्रॉग बोलेंगे, उर्दू में मेंढक बोलेंगे, और किसी ज़बान में कुछ और बोला जाता होगा, तो चीज़ की आइडेंटिफिकेशन सही नहीं होगी। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं हेरिडिटी करैक्टर को। हेरिडिटी करैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी करैक्टर ये होता है कि हम इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि किस तरह जनरेशन टू जनरेशन आपकी आदत, चीज़ों के रंग, शक्ल, आपकी आदत, शक्ल किस तरह आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जैसे कि हम कभी बोलते हैं कि भाई ये बच्चा जो है अपने वालिद में मिल रहा है, इसकी आँखों का कलर इसकी अम्मी में मिल रहा है, तो किस इस चीज़ के बारे में स्टडी करना जेनेटिक कहलाता है। इस टॉपिक को हम आगे वाले चैप्टर में जाके डिटेल स्टडी करेंगे तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन को स्टडी करना है, किस तरह वो बनता है। जैसे कि अगर हम एक बीज को ज़मीन में डालते हैं तो वो किस तरह ग्रो होके एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है, वो फिर फल पैदा करता है, तो किस तरह ये काम होता है, काम हो रहा होता है। तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है। यानी कि आपने साइड में जो पिक्चर दिखी हुई है तो इसमें इन्होंने डेवलपमेंट स्टेजेस दिखाए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के। तो इसमें एक अर्ली स्टेज है, तो इस स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक, मैच्योर एम्ब्रियो तक किस तरह एक चीज़ बनती है, अल्लाह ताला की क्रिएशन है।
एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम बोलते हैं कि लिविंग थिंग फैक्टर्स का लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारे पास सैंड हो गई, वाटर हो गया और रॉक्स हो गई, ये जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हो गए, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर कहलाते हैं। टेम्परेचर हो गया, हीट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, इन तमाम चीज़ों का लिविंग क्रिएशंस के साथ क्या रिलेशन है, इनकी स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। पैलेंटियोलॉजी में हम स्टडी कर रहे होते हैं फॉसिल्स के बारे में, उन फॉसिल्स के बारे में जो जानदार पहले किसी ज़माने में करोड़ों साल पहले दुनिया में होते थे। अब उनके हमें जब कोई बाक़ियात मिलती हैं, बोन्स वगैरह मिलती हैं, तो हम उनकी स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस जानवर की है, कि वो जानवर जो है रेप्टाइल स्पीशीज़ में आता था या मैमल स्पीशीज़ में आता था। तो उन फॉसिल्स की स्टडी करना जो होता है वो पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं करंट टेक्नोलॉजी को हम रिलेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितना हद तक यूज़फुल बनाया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर्स को, कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर चेंजेस को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि जापान में इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम हो रहा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी कोई सुनामी वगैरह आता है तो बंदर और स्नेक वो स्पीशीज़ हैं, वो जानवर हैं जो इन चीज़ों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है, और इस वजह से वो अपना इन आफत आने से पहले वो अपना बिहेवियर बहुत हद तक एंग्रीनेस उनके नेचर में आ जाती है। जिस तरह अगर हम अपने घर में अगर डॉग पालते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, तो अगर जैसे ही डॉग किसी गैर आदमी को देखता है, गैर पर्सन को देखता है जो रिलेटिव नहीं है, तो डॉग का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो बहुत एंग्री हो जाता है। तो ये तमाम बिहेवियर की स्टडी हम सोशियो बायोलॉजी में कर रहे होते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और उसका खाना चोरी करते हैं, सिंपल अल्फाज में, अपने फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, कि वो ड्रग किस बीमारी में कौन सी ड्रग दी जाएगी, क्या ड्रग कौन सा काम करेगी। तभी हम ये लिखते हैं दवाइयों पे कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्यों? ताकि हर दवाई हर किसी के लिए नहीं होती। इसलिए इस फील्ड में, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, कि वो ड्रग किस तरह हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, कितनी डोज पे यूज़फुल हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, बिल्कुल सेल बायोलॉजी से ये रिजेंबल्स करती है, लेकिन इसमें हम मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। सिंपल एक ऑर्गेनील भी एक बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जब हम आगे स्टडी करेंगे और हमने केमिस्ट्री में भी स्टडी करेंगे तो इससे हम मज़ीद वहाँ पे हमारे पास डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी। तो यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और हम इस पे आपको ये बोलते हैं कि ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कोविड सीज़न में जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, कोचिंग नहीं गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें और हमारे फेसबुक लिंक को फॉलो करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो हमें सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक के लिंक पे कांटेक्ट करें, ताकि हम आप तक आपकी क्वारीज़ का जवाब दे सकें।